हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे और जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं उनका आप अध्ययन जरूर कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज फिर इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, वीडियो लेक्चर में जो आपको सिखाया था कि रासायनिक बलगतिकी उसका मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है ना। अभिक्रिया की दर के बारे में और अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर के बारे में आपको बताया था। साथ ही साथ अभिकारकों के गायब होने की दर और उत्पाद के प्रकट होने की दर, इन दोनों में भी रिलेशन आपने सीखा था। तो उसमें जब आपको केमिकल काइनेटिक्स की हमने परिभाषा बताई थी तो बताया था कि इसमें हम अभिक्रिया की दर के साथ साथ अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो अब कारक पढ़ाना तो है, लेकिन उससे पहले आपको बच्चों सिखाएंगे अभिक्रिया की दर का जो है टक्कर सिद्धांत। जिससे आपको बातें जो कारक पढ़ाना जब शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक ना। तो उस टॉपिक से पहले हम आपको सिखाएंगे ये कि अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं कि टक्कर सिद्धांत क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। तो सारे पॉइंट इसके क्लियर हो जाएंगे और आगे भी आपको बातें समझ में आएंगी। तो इस टक्कर सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि अगर अभिकारक अणुओं के बीच अभिक्रिया होनी है, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक के अणु हैं, और अगर इनको आपस में अभिक्रिया करना है तो क्या होना जरूरी है, इनके बीच टक्कर का होना जरूरी है। ठीक ना। तो बच्चों नोट्स भी आप साथ साथ बना सकते हैं। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया कि अभिक्रिया होने के लिए, सुनते जाइए, अपना नोट्स आप बना लीजिएगा कि अभिक्रिया होने के लिए यानी अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया होने के लिए टक्कर का होना जरूरी है, टक्कर का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सभी टक्करों के फलस्वरूप, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए टक्कर कर रहे हैं तो सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है ना। केवल कुछ ही टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, और जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें हम कहते हैं प्रभावी टक्करें। क्या कहते हैं, प्रभावी टक्करें कहते हैं। ठीक ना। तो सीधी सी बात यह हो गई कि अगर अभिकारक अणुओं के बीच या अभिकारक अणुओं के मध्य अभिक्रिया होनी है तो उनके बीच प्रभावी टक्कर का होना जरूरी है। ठीक ना। अब प्रभावी टक्कर क्या होती है, कैसे हो जाएगी, ये भी समझाते हैं आपको। तो प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक ना, शर्तें हमारी हैं। तो उसके लिए देखिए बच्चों क्या शर्तें हैं प्रभावी टक्कर होने के लिए, कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अभिकारक अणुओं के पास क्या होना चाहिए, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। ठीक ना। मतलब जो उनके पास एक औसत ऊर्जा है उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा होती है जो हर रिएक्शंस के लिए अलग अलग होती है, जिसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अभी ये टॉपिक जब पढ़ा लेंगे तो संकीर्ण ऊर्जा के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके। तो प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है कि उनके पास उचित ऊर्जा का होना आवश्यक है, या यूं कह लीजिए कि उनकी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त निश्चित न्यूनतम ऊर्जा और उनके पास होनी चाहिए, जिससे वो टक्कर करें और उनकी टक्कर प्रभावी हो। ठीक है ना। अगली बात क्या है, प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है उनका उचित अभिविन्यास। क्या कह सकते हैं आप, उचित अभिविन्यास यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन, अभिविन्यास या दिक विन्यास भी आप कह सकते हैं, दिक विन्यास। ठीक ना। तो उचित दिक विन्यास या अभिविन्यास का होना जरूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। ठीक ना। तो देखा जाए तो ये कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं जिनको आप सरलतम रूप से लिख सकते हैं अपने
नोट्स में टक्कर सिद्धांत के लिए। क्या क्या समराइज कर दें हम। पहला आपने बच्चों क्या सीखा, अभी और समझाएंगे आपको। पहला क्या हुआ पॉइंट्स इसका कि अभिकारक अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनके बीच टक्कर का होना जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात अपक्रिया नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तो आखिर किन के फलस्वरूप होती है? केवल कुछ टक्करों के फलस्वरूप ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, अर्थात अपक्रिया होती है। और ऐसी टक्करों को नाम दिया जाता है प्रभावी टक्करें, यानी इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं के पास उनकी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ और ऊर्जा, यानी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, या सरल शब्दों में कहें तो उचित ऊर्जा उनके पास होनी चाहिए। ठीक ना, यानी टक्कर से वो इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लें कि जिससे वो उत्पाद में बदल सकें, वही है निश्चित न्यूनतम ऊर्जा। जैसे हम एक शब्द में बोलें तो बोलेंगे संक्रियण ऊर्जा, तो संक्रियण ऊर्जा का होना जरूरी है। तीसरा, प्रभावी टक्कर होने के लिए उनका विन्यास उचित होना चाहिए। ठीक ना, तब ये जो है प्रभावी टक्कर की श्रेणी में आएगा और तब वो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें से आपको दिक् विन्यास या प्रॉपर ओरिएंटेशन की हम बात समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ विन्यास की बात क्या हो रही है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ए का ये मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है बी, जिनके बीच टक्कर होनी है, तो ये बी मॉलिक्यूल हो गया, ये बी मॉलिक्यूल हो गया। ठीक ना, तो ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर मूव कर रहा है, तो ये इसको बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब बिल्कुल ओरिएंटेशन में है और इनकी जो कोलिजन होगी अब इफेक्टिव हो जाएगी। और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इससे हमारा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक ना, ये बी, यानी कहने मतलब इस तरह से कोलिजन हुई कि इनके बीच का बॉन्ड टूट गया और यहां से बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप की कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगी। और ये जो इनका दिक् विन्यास है कि जिस तरह से आके टक्कर मार रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं उचित अभिविन्यास या उचित दिक् विन्यास कहते हैं। ठीक ना, चलिए दूसरा भी दिखा देते हैं। मान लीजिए मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक ना, तो इसका मूवमेंट इधर है और इनका मूवमेंट इधर है। तो इनका जो मान लीजिए ये हिस्से से टकरा गया, लेकिन इसको प्रभावी टक्कर नहीं माना जाएगा। ठीक ना, तभी मैंने कहा कि उचित अभिविन्यास का होना जरूरी है, मतलब इस तरह से इनका विन्यास होना चाहिए। ठीक है मां, तो बात समझ में आ गई कि विन्यास की जो हम बात कर रहे थे, दिक् विन्यास की या प्रॉपर ओरिएंटेशन की, वो यही है। ठीक है, तो बात पूरी हो गई। तो ये हो गया इनका उचित अभिविन्यास का होना जरूरी। ओके, तो जब ऐसा होगा, यानी इनके पास एक प्रॉपर ऊर्जा भी है, उचित अभिविन्यास भी है, तब इनकी टक्कर प्रभावी हो जाएगी और तब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, ठीक। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो शायद आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हालांकि ऐसी घटना किसी के साथ हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि दो बाइक्स आप मान लीजिए, दो साइकिल मान लीजिए, दो स्टूडेंट हैं या साइकिल से जा रहे हैं, दो व्यक्ति हैं साइकिल से जा रहे हैं। और साइकिल से जाने में क्या है, या बाइक से चल रहे हैं या कार से चल रहे हैं, किसी से भी चल रहे हैं, सपोज कर लीजिए चलिए कार ही है, ठीक है ना, कि दो कार आ रही हैं और ये दो कार जो है इनको आप एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, ठीक है ना। और जब ये दोनों कारें लड़ जाएं और चलने की स्थिति में ना रहें, तो आप मान लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट बना। मैं तो एक एग्जांपल सपोज कर रहा हूं बस समझाने के लिए आपको, और ऐसी घटनाएं देखी भी होंगी आपने, साइकिल से या बाइक से देखी होंगी इस तरह की घटनाएं। तो मान लीजिए कि एक कार ये है और एक कार ये है, ठीक है, दोनों कार आ रही थी। अब दोनों कार क्या थी, इनकी मतलब ये तेज से ऐसे निकल गई, ये इधर निकल गई, तो इनके बीच कुछ भी टक्कर नहीं हुई, दोनों जैसे थे वैसे चले गए, तो इसको तो टक्कर माना ही नहीं जाएगा। सपोज करिए कि कार का एक कोई पार्ट, जैसे मिरर, उसका जो
रेयर व्यू मिरर होता है जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है, ग्लास लगा होता है। सपोज करिए इस कार का इस कार से टकरा गया, ठीक है, तो कार से टक्कर होगी, इसमें कोई नहीं रुकेगा, अमूमन सब चलते चले जाते हैं। यानी इस टाइप की टक्कर को हम क्या नहीं कहेंगे, प्रभावी टक्कर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका एक कार का कोई एक छोटा सा पार्ट दूसरी कार के छोटे से पार्ट से टच कर गया। या आप ही मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं भीड़ में, और जैसे बाइक होती है या रिक्शा होता है, कहीं उसमें टच हो जाता है तो अमूमन हम लोग इधर उधर देखते हैं, बस चल देते हैं आराम से, ठीक ना। तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया हमारी तरफ से नहीं होती है, बहुत छोटी सी हो जाएगी कि भाई देख के चला करो, संभल के चला करो, ऐसे बस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए दूसरी स्थिति हम सपोज करते हैं कि ये कार थी और ये कार थी, इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही था, एकदम से बिल्कुल आमने सामने आ रही थी, लेकिन एंड टाइम पर इन्होंने अपनी ब्रेक लगा ली, ठीक है ना। तो जब ब्रेक लगाई तो बस जस्ट दोनों कार टच कर गई, तो इसमें टक्कर तो हो गई, दोनों कारें टच हो गई, टक्कर हो गई, लेकिन इस टक्कर में क्या नहीं था, फिर से प्रॉपर एनर्जी नहीं थी, यानी उचित ऊर्जा नहीं थी। यानी इसमें भी क्या होगा, दोनों के बीच यही थोड़ी बहुत रिएक्शन हो जाएगी, हाँ ठीक है भाई संभल के चलिए, देख के चलाइए, हमारी गलती है, तुम्हारी गलती है, ऐसे सारी बातें होंगी, बाकी कुछ खास नहीं, चले जाएंगे अपना। अब अगली बात सोच लीजिए कि मान लीजिए अब ये दोनों कारें बिल्कुल आमने सामने आ गई, इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है, लेकिन इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी, दोनों संभल नहीं पाए, ब्रेक नहीं लगा पाए। तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति होने वाली है कि दोनों के बीच बहुत तेज टक्कर होगी, और अब शायद ये दोनों कारें चलने की स्थिति में ना रहें, और इसमें अगर प्रतिक्रिया लायक बचेंगे तो बहुत जबरदस्त प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी कैसी कोलिजन, प्रभावी टक्कर हो गई, यानी इफेक्टिव कोलिजन हो गई, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है, दो चीजें, कि अभिकारक अणुओं के पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, किसके अतिरिक्त, जो उनकी औसत ऊर्जा थी उससे अतिरिक्त, क्लियर। और दूसरा, उनका उचित अभिविन्यास होना जरूरी है, जिससे उनके बीच टक्कर जो हो प्रभावी टक्कर हो और वो उत्पाद में बदल सके, क्लियर। तो ये था टक्कर के सिद्धांत में ये बताया गया। इसी में बच्चों एक चीज और आता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति, ये भी आपको बताते हैं, यहां लिखते हैं टक्कर आवृत्ति यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। और नॉर्मली इसको जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये टक्कर आवृत्ति क्या है, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 1 लीटर का पात्र है, ठीक ना, 1 लीटर का ये पात्र है, इसमें ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, अभिकारक अणु हैं, ये सब। तो इसमें 1 लीटर वॉल्यूम में, यानी 1 लीटर आयतन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक ना, प्रति सेकंड उसकी कितनी टक्कर हो रही है, उसी को हम बोलते हैं टक्कर आवृत्ति, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। फिर से समझ लीजिए, क्या कहोगे टक्कर आवृत्ति को, कि एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्कर आवृत्ति बोलेंगे, क्लियर हो गया। तो ये था कौन सा सिद्धांत, अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। और इससे आपको अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हम पढ़ाएंगे वो बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगे, अगर ये माइंड में रहेगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, और लास्ट में अगर आप इसका मैथमेटिकल पोर्शन लिखना चाहते हैं तो जो रिएक्शन रेट में ये सारी बातें सम्मिलित करी जाती हैं उनको हम गणितीय रूप में इस तरह से लिख देते हैं, R = Z e की पावर -EA/RT, ये हो गया। और यहां पर चूंकि ये तो हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये जो पूरा पोर्शन है ये ऐसे अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है जिनके पास संकीर्ण ऊर्जा अर्थात निश्चित न्यूनतम ऊर्जा मौजूद है। यानी ये वो फ्रैक्शन है अणुओं का, वो अंश है जो उत्पाद में बदल सकता है, उसको प्रदर्शित करता है ये पूरा फैक्टर इतना, ठीक ना।
और इसी में चूंकि एक बात और कही गई है कि उनका उचित दिक् विन्यास भी होना चाहिए, तो उस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं गणितीय रूप में P से। तो ये पूरा आपका फार्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, एक्सपोनेंट लिया गया इसका। तो ये हो गया, R से रेट हो गया, अब क्रिया की दर, P किसके लिए हो गया, ये स्टेरिक फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी अभिविन्यास कारक है ये, या दिग्विन्यास कारक। जेड क्या हो गया, अभी आपको समझाया, टक्कर आवृत्ति ये हो गई, और E A इसमें है संक्रियण ऊर्जा, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको। R क्या है, गैस स्थिरांक, और T क्या है, ताप। ठीक ना। तो अभिक्रिया का वेग इतने सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसमें से ये दो यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ये दोनों कारक किसके संबंधित हैं, टक्कर सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक ना। तो बात क्लियर हो गई। ये गणितीय रूप भी आप लिख सकते हैं इसको अपने नोट्स में लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका टक्कर सिद्धांत कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या क्या बातें आपको समझाई, शार्ट में फिर से आप देख लीजिए। पहला पॉइंट कि अभिकारक अणुओं के बीच अभिक्रिया होने के लिए टक्कर का होना जरूरी है। ठीक है। सभी टक्करों, दूसरा पॉइंट, सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। केवल, तीसरा पॉइंट है, केवल कुछ टक्करों के फलस्वरूप ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, अर्थात अभिक्रिया होती है। और ऐसी टक्करों को हम नाम देते हैं प्रभावी टक्करें। ठीक है। अगला पॉइंट प्रभावी टक्कर से संबंधित हो जाएगा कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं के पास संक्रियण ऊर्जा, अगर हम सीधे डायरेक्ट शब्दों में बोलें तो संक्रियण ऊर्जा का होना आवश्यक है, तथा उनका उचित अभिविन्यास या दिक् विन्यास का होना भी आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए, और इसे गणितीय रूप से हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू पी जेड ई, माइनस यहाँ हट गया है, माइनस होना चाहिए, माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये फार्मूला इसका बन जाएगा बच्चों। और इसमें आपको बताया ये क्या है, अभिविन्यास या दिक् विन्यास फैक्टर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। R क्या है, क्रिया का वेग या क्रिया की दर, ये अभिविन्यास फैक्टर यानी कारक, और ये हो जाएगा टक्कर आवृत्ति, ये एक्सपोनेंट है, घातांक इसका, माइनस ई ए अपन ई ए क्या है, इसमें संक्रियण ऊर्जा है, R क्या है, गैस स्थिरांक, और T ताप है। ये सब आपको बता दिया। तो ये था टक्कर सिद्धांत। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी जो अब कारक हम पढ़ाएंगे। ओके। अब चलिए, इसमें दो चीजें हमने कही थी, अभी बात करेंगे आपसे। एक तो हमको संक्रियण ऊर्जा के बारे में बात करनी है, और दूसरा इस टेम्परेचर के बारे में भी बात करनी है कि टेम्परेचर क्या कर सकता है, अब क्रिया के वेग को कैसे प्रभावित कर सकता है। ठीक ना। तो ये टेम्परेचर वाली बात तो हम आपको उसी में बात करेंगे जहां पर आपको पढ़ाएंगे अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पर समझाएंगे। लेकिन संक्रियण ऊर्जा आपको पहले समझा देते हैं, जिससे वहां पर थोड़ी आसानी हो जाए। तो बच्चों, इसमें आपको भी टक्कर सिद्धांत जो मैंने पढ़ाया है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। ठीक ना, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, कमियां, देखिए ध्यान से। इसमें, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी हर एक अभिकारक अणु एक ठोस गोले के समान है, यानी सॉलिड हार्ड स्फीयर इसको मान सकते हैं, यानी कठोर सा गोला मान सकते हैं इसको, ऐसा माना गया है। तो सबसे बड़ी बात यही हो गई कि सारे मॉलिक्यूल इसी तरह से तो नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स का, एटम का ठीक है, मान लेते हैं कि वो गोल गोल सारे एटम्स होते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनका अपना एक स्ट्रक्चर आ जाता है। उस स्ट्रक्चर को इस थ्योरी में ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ये एप्लीकेबल सब जगह हो भी नहीं पाती है। तो ये और भी थ्योरीज जो हैं रिएक्शन रेट की, वो आप आगे अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर जहाँ बात कर रहे हैं हम इसकी टक्कर सिद्धांत की, तो इसमें ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सारे मॉलिक्यूल को कैसा मानता है, एक हार्ड स्फीयर यानी ठोस गोला मानता है। और जबकि आपने अगर देखा जाए तो लेसन नंबर 4 11th क्लास का पढ़ा होगा, उसमें स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े होंगे मॉलिक्यूल्स के, कि जैसे मान लीजिए CO2 है तो वो इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर हो गया।
CH4 है तो वो इस तरह से है, उसका चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की NH3 की पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडीय संरचना होती है, ठीक ना। तो इन सब संरचनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, ये सबको मान लिए हैं कि सब गोल गोल होते हैं, सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं, हार्ड स्फीयर, कठोर एकदम गोले जैसे होते हैं, ठीक ना। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो बच्चों अब समझते हैं कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। और इसी के साथ आपको एक चीज और समझाना है कि दहली ऊर्जा क्या होती है, वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले इसको समझाते हैं संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ध्यान समझिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास A2 और B2 के बीच रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो रिएक्शन होने में होता क्या है कि A और B के बीच जब प्रभावी टक्कर होगी तो एक संक्रेत संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है, कुछ इस तरह से, ऐसे एक मध्यवर्ती बन जाएगा इनके बीच। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। और फिर ये जो मध्यवर्ती है, चलिए मध्यवर्ती ही बोल देते हैं यहां पर, और ये चूंकि इसकी ऊर्जा मध्यवर्ती की या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की या संक्रेत संकर की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी ये डिकम्पोज होता है, उत्पाद में बदल जाता है। और उत्पाद फिर इस तरह से हो जाएगा AB प्लस AB, ठीक ना, इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये है पूरा मैकेनिज्म। अब इस मध्यवर्ती को बनने के लिए, यानी इनके बीच जब टक्कर हुई, यानी इन अणुओं के पास पहले से कुछ ऊर्जा जरूर रही होगी, जिसको हम औसत ऊर्जा इनकी कह सकते हैं, ठीक ना। इन अणुओं के पास कुछ ऊर्जा जरूर रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि इनके पास शून्य ऊर्जा रही होगी, कुछ ना कुछ रही होगी। उसके बावजूद उस ऊर्जा को छोड़ दीजिए, जो ऊर्जा इनके पास पहले से है वो तो है ही है, और जब इनके बीच टक्कर हो तो इनको और एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त करनी है, एक मिनिमम अमाउंट। हर रिएक्शन के लिए बच्चों ये अलग अलग होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कितना प्राप्त करनी है, लेकिन एक इनको निश्चित ऊर्जा आपको और प्राप्त करनी है, जिससे कि ये संक्रेत संकर बना सकें और तुरंत किस में बदल सकें, उत्पाद में, ठीक ना। इसको समझने के लिए चलिए एक चीज हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग जंप में या हाई जंप में पार्टिसिपेट करते हैं। हाई जंप का एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक ना। तो ये मान लीजिए हाई जंप आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे होता नहीं कि मैंने अभी कहा कि हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, तो मान लीजिए आप जूनियर वर्ग में हैं तो आपका पैरामीटर अलग होगा कि भाई जो बच्चा इतना ऊंचाई तक कूद जाएगा, 1 मीटर 2 मीटर जो भी आप पैरामीटर ले लेते हैं वहां पर, ठीक ना। तो मान लीजिए ये रखा गया कि भाई जो 4 फीट ऊंचाई तक कूद जाएगा, वो समझिए एनर्जी जो बैरियर है, या जो ऊंचाई है हमारे, वो एनर्जी बैरियर मान लीजिए। तो मान लीजिए ये हाइट जूनियर वर्ग के लिए ये हाइट हो गई, ठीक ना, 4 फीट की। और चलिए अब पैरामीटर बदल जाएगा, सपोज करिए रिएक्शन का नेचर बदल रहा है, कोई दूसरी रिएक्शन आ गई, यानी जब हम सीनियर वर्ग में जाते हैं तो इसी को 4 फीट जो ऊंचाई थी उसको हमने 6 फीट कर दिया, 7 फीट कर दिया, कि कम से कम क्वालिफाई होने के लिए इतना ऊंचाई आपको कवर करना होगा, 7 फीट। ओके, 7 फीट हो गया ये। तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे अलग अलग रिएक्शंस का एनर्जी बैरियर, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, वैसे खेल में आपने देखा ही कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग ये मानक होते हैं, कितना ऊंचाई तक वो कूद जाएंगे तो उनको हम क्वालिफाई मान लेंगे। ओके, बाकी जो जितना ज्यादा कूदता जाता है वो तो विजेता होता ही है, तो मैं क्वालिफाई की बात कर रहा हूं कि वो सभी प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल में क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि जो बच्चा एक निर्धारित जो मानक है 4 फीट ऊंचाई 5 फीट ऊंचाई, उसको अगर जंप करके दूसरी साइड में पहुंच जाता है तो मान लेते हैं कि रिएक्शन हो गई, ठीक ना, बात क्लियर हुई। यानी जब वो जंप कर रहा होता है, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचता है उसके बाद वो उधर जाएगा या इसको टच कर जाएगा, तो टच कर गया तो आप उसको मान लेते हैं कि बैक हो गया वो, ठीक ना। लेकिन जब बिना टच किए हुए आप बाहर निकल जाएगा तो समझ जाइए वो क्वालिफाई कर गया, यानी वो आप मान लीजिए कि उत्पाद बन गया। ओके, तो बात क्लियर हुई। तो
अब हमारे पास कुछ न कुछ ऊर्जा पहले से होती है और हम फिर क्या करते हैं कि जो ये रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल है, मतलब इसको जंप करने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा है, हम दौड़ के लंबी सी दौड़ लगाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं, फिर जंप करते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना कहीं से। तो सपोज करिए हम कि बहुत तेजी से इस पृथ्वी से, जो एक्शन रिएक्शन का नियम है उससे, आप यही मान लीजिए कि हम पृथ्वी पर ही टक्कर मारते हैं, जमीन पर टक्कर मारते हैं और वहां से जंप करते हैं और उस टक्कर के फलस्वरूप हमको अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है और हम इस बैरियर को पार कर जाते हैं, आगे बढ़ गए, निकल गए। तो इमेजिन कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, ये सारी चीजें आपके ऑब्जर्वेशन में होंगी, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ठीक ना। तो कुछ बच्चे आए और वो इसको टच कर गए और वापस आ गए, यानी वो इस बैरियर को पार नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उन्होंने पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली और वो पार कर गए, ठीक ना, तो वो उत्पाद में बदल गए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इस बैरियर को, इस मानक को कम कर दिया जाए कि भाई चलो ठीक है, अच्छा 5 मीटर नहीं सबको, सॉरी 5 फीट नहीं, 3 फीट ही जंप करना है, 3 फीट ऊंचाई जो जंप कर जाएगा। तो जो बच्चे 3.5 तक पहुंच पाए थे पहले वाले में, यानी 5 फीट जो कूदना था या 7 फीट कूदना था, जो अब नहीं कूद पा रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ऊर्जा का मान, किसी भी अपक्रिया के लिए जो ऊर्जा का मान है, अर्थात इस मध्यवर्ती के बनने की जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है, अगर उसका मान कम हो जाए तो ज्यादा मध्यवर्ती बनेंगे और ज्यादा उत्पाद बनेगा, यानी अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो अब संकीर्ण ऊर्जा को हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहां पर हम एक एग्जांपल और समझाएं, जैसे मान लीजिए H2 और I2 के बीच अपक्रिया हो रही है और बन रहा है, पहले मध्यवर्ती बनेगा इनका, इस तरह से हम दिखा दें, इस तरह से इनका मध्यवर्ती बन गया और फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, इस तरह से उत्पाद में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा HI प्लस HI, यानी ये इनके बीच का जो पहले का बॉन्ड था वो टूट गया और नया बॉन्ड यहां फॉर्म हो गया, तो HI बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल बन गए दो। ओके, तो ये मध्यवर्ती बनने के लिए इनको जितनी ऊर्जा की और अतिरिक्त आवश्यकता होती है वही आपकी संकीर्ण ऊर्जा है, और इसको इस ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 ग्राफ हम बनाएंगे, एक यहां पर बनाते हैं, यहां स्पेस कम हो गया। देखिए बच्चों, यहां पर बना देते हैं, ठीक है। इधर ये हो गया ऊर्जा अक्ष, यानी अगर हम इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है, और इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी अभिक्रिया का अक्ष, इधर अभिक्रिया बढ़ रही है, उनके मतलब अभिकारक अणुओं उत्पाद की ऊर्जा के बारे में बताएगी, ठीक ना। इधर रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गया, अभिक्रिया अक्ष कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि जो H2 और I2 है, या ये एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल जो दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, तो H2 और I2 के पास पहले से कुछ ऊर्जा है, ठीक ना। इनको हम इनकी औसत ऊर्जा मान लेते हैं कि इतना इनके पास पहले से है, क्योंकि बच्चों एक एक अणु की ऊर्जा ठीक ठीक पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये इनकी औसत ऊर्जा मान ली गई, कितनी ऊर्जा इनके पास पहले से है, ये हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां से ये है 0, यहां पर जो है 0 है, लेकिन उनसे ज्यादा ऊर्जा है, तो इसका मतलब इतनी ऊर्जा जो है इनकी वो एवरेज एनर्जी है, ठीक है। अब क्या होना है, अब इन दोनों के बीच मान लीजिए टक्कर हुई और इन्होंने इस रिएक्शन के होने के लिए जो ऊर्जा बैरियर है, ठीक ना, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो इतनी और है, तो यही जो मात्रा है, यही जो अमाउंट है ऊर्जा का, ये वाला, कि इतनी ऊर्जा उनको और प्राप्त करनी है। ध्यान दो बच्चों, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी इतनी ऊर्जा उनको और प्राप्त करनी है, तब वो क्या बना पाएंगे, ये संक्रेत संकर या मध्यवर्ती का निर्माण कर पाएंगे, यानी यहां पर उनका मध्यवर्ती बन पाएगा।
ये बन पाएगा। और फिर ये किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो मान लीजिए इनका जो ग्राफ है वो हम नीचे कर देते हैं, ठीक ना। हम मान लेते हैं ये बन गया हमारा HI। तो HI की एनर्जी, चलिए अभी हम पहले संकीर्ण ऊर्जा की बात कर लें। तो ये जो ऊर्जा का मान है बच्चों, ठीक ना, यानी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो मध्यवर्ती के निर्माण या यूं कह लीजिए कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, वही क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर दें कि अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा के अतिरिक्त वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो उनको संक्रेत संकर बनाने के लिए अर्थात उनको उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है उस अभिक्रिया की। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। तो ये है संकीर्ण ऊर्जा ग्राफ में, जो ये ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया, और इसी को हम यहां से दिखा देते हैं EA से, ठीक है ना। अब बच्चों ग्राफ में आपने इस तरह से भी देखा होगा और एक ग्राफ कुछ इस तरह से भी आपने देखे होंगे, इस तरह से भी आपने देखा होगा। ये एनर्जी और वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट वही वाला हो गया। अब मान लीजिए औसत ऊर्जा इतनी थी, तो आपने इस तरह से भी ग्राफ देखे होंगे। ये ऊर्जा बैरियर हो गया मान लीजिए यहां पर, मतलब यहीं पर प्रोडक्ट बन गया। ये इधर रिएक्टेंट हो गया अभिकारक, और P से प्रोडक्ट हो गया। तो दोनों में देखिए क्या चीज अंतर है, देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर ये एनर्जी है, यानी उत्पाद की ऊर्जा इतनी है, ठीक है ना, जबकि अभिकारक के पास शुरुआत में ऊर्जा इतनी ही थी, इतनी ही थी। यानी जो रिएक्टेंट से यानी अभिकारक से जो उत्पाद बना उसमें ज्यादा ऊर्जा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो ऊर्जा ग्रहण की या जो ऊर्जा एब्सॉर्ब करी उसमें से सब उसने निकाली नहीं, ठीक ना। इसका मतलब प्रोडक्ट के पास ऊर्जा ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई मतलब उसने ऊर्जा अवशोषित कर ली। और ये रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का ग्राफ अगर आपको कहीं दिख रहा है तो ये समझ जाइए किसको प्रदर्शित कर रहा है। ये ग्राफ ऊष्मा शोषी अपक्रिया का ये प्रदर्शन हो रहा है, ठीक ना। इस तरह ग्राफ में जहां पर ये जो रिएक्टेंट की ऊर्जा अक्ष ऊर्जा है उससे ज्यादा अगर प्रोडक्ट की है तो इसका मतलब ऊष्मा शोषी है। और यहां पर आ जाइए कि यहां पर यहां तक गया ऊर्जा, लेकिन फाइनली जो आ रहा है ऊर्जा वो उत्पाद की ऊर्जा जो है वो अभिकारक की ऊर्जा से कम है। उत्पाद में इतनी ही ऊर्जा रह जा रही है जबकि अभिकारक में इतना थी। इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद के बनने में ऊर्जा उत्सर्जित भी हो गई। क्लियर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उत्सर्जित नहीं हुई होती तो इसके पास कम ऊर्जा होती ना। ये उत्पाद है आपका, तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रदर्शन हो गया। अगर इस तरह से ग्राफ बना है तो तुरंत समझ जाइएगा कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। और अगर इस तरह से बना हुआ है तो समझ जाएंगे तुरंत कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। क्लियर। तो ये हमने डेफिनेशन भी आपको बता दी, ग्राफ के माध्यम से समझाया। और मैंने एक चीज और कही थी कि आपको हमको समझाना है देहली ऊर्जा। ये क्या होती है, थ्रीशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा यानी थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाँ, तो ये थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या है बच्चों, ये समझना है आपको। तो इसी ग्राफ में आप देखिएगा जरा, देखिए जो यहां से देखिए कि जो इसकी औसत ऊर्जा थी और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, यानी यहां से लेकर के और यहां शून्य तक, यानी जो औसत ऊर्जा प्लस संकीर्ण ऊर्जा दोनों के सम्मिलित योग को हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। यानी
अभिक्रिया होने के लिए जितनी कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कुल ऊर्जा में कौन कौन सम्मिलित हो जाएगा, जो अभिकारक अणुओं के पास पहले से ऊर्जा है यानी औसत ऊर्जा, और प्लस जो उनको रिक्वायर्ड है, जो उनको और प्राप्त करनी है संकरित संकर के निर्माण के लिए या उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो इन दोनों के योग को हम क्या कहेंगे, देहली ऊर्जा कहेंगे। ठीक ना, यानी अगर आपको परिभाषा कभी लिखनी है देहली ऊर्जा की तो कैसे लिख देंगे कि अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा प्लस, या यूं कह लीजिए कि अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा और अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा के योग को देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना, यानी थ्रीशोल्ड एनर्जी, अगर इसको हम ऐसे लिख दें टीई से दिखा दें तो टीई बराबर क्या हो जाएगा, औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा प्लस संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा, ये हो जाएगा। ठीक ना, यानी टी से ना समझ में आ रहा हो तो यहां सीधे लिख देते हैं देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा अगर आप समझे तो वही दहलीज पर पहुंचाने की ऊर्जा यानी प्रवेश द्वार तक ले जाने वाली ऊर्जा, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक ना, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगर हमको संक्रियण ऊर्जा पता करना है तो देहली ऊर्जा अगर गिवन है तो देहली ऊर्जा में से औसत ऊर्जा निकाल दीजिए तो संक्रियण ऊर्जा पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी कि देहली ऊर्जा होती क्या है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, संक्रियण ऊर्जा से बातें और समझाते हैं आपको थोड़ा सा। तो इसको ग्राफ को देख करके संक्रियण ऊर्जा को समझ करके आपको ये पता चल रहा होगा, या आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया है जो बहुत तेज गति से हो रही है, तो अगर पूछा जाए कि उसकी संक्रियण ऊर्जा ज्यादा है या कम है तो आप क्या बताएंगे, तो उसका आंसर क्या होगा कि जो भी फास्ट रिएक्शन है, जो भी बहुत तीव्र गति से हो रही हैं, उनकी संक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, कम है। ठीक ना, कम है, क्योंकि बहुत सारे अगर संक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करेंगे और उस रिक्वायर्ड एनर्जी को, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है अतिरिक्त, उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर ये ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो बहुत कम मॉलिक्यूल ही या बहुत कम अभिकारक अणु ही इस ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे, और जब कम प्राप्त कर पाएंगे तो बहुत कम उत्पाद बनेगा। ठीक ना, इसका मतलब अभिक्रिया का दर जो है वो बहुत धीमा हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत तेजी के साथ उत्पाद बन रहा है इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करने के बाद वो जितनी उनको ऊर्जा की आवश्यकता है अपना मध्यवर्ती बनाने के लिए बहुत आसानी से वो प्राप्त कर ले रहे हैं और तुरंत उत्पाद में बदल जा रहे हैं। तेजी से बदलना है इसका मतलब तेजी से हो रही है, और ये किस कारण से हो रही है, क्योंकि संक्रियण ऊर्जा का मान उस अभिक्रिया के लिए बहुत कम है। ठीक ना, तो बात क्लियर हो गई होगी कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, उससे काफी संबंधित बातें आपको समझाई हमने। हाँ, एक चीज और पूछा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा देते हैं तो उसकी संक्रियण ऊर्जा पर क्या असर होगा। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि संक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया के नेचर पर डिपेंड करती है, ताप पर नहीं। ठीक ना, यानी अगर आप संक्रियण ऊर्जा अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसे अणुओं का अंश बढ़ जाएगा जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकेंगे, अर्थात ऐसे अणुओं का अंश बढ़ जाएगा जिनके पास संकीर्ण ऊर्जा होगी, संकीर्ण ऊर्जा इतनी ऊर्जा मौजूद हो गई होगी टक्कर के फलस्वरूप। ठीक ना, लेकिन संकीर्ण ऊर्जा का मान नहीं बदलेगा, संकीर्ण ऊर्जा उस अभिक्रिया के लिए वही रहेगी, बस संकीर्ण ऊर्जा को प्राप्त करने वाले अणुओं का अंश बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अणु संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ता है और वो ज्यादा तेजी से टक्कर करेंगे, और टक्कर करेंगे तो उनको आसानी से संकीर्ण ऊर्जा का जितना मान है वो प्राप्त हो जाएगा और वो तुरंत किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक संकीर्ण ऊर्जा का समझ में आया होगा, और अगर ये टक्कर सिद्धांत, संकीर्ण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे और समझ में भी आएगा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ओके। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं
अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, तो कौन से मेन कारक हैं, यानी जो प्रमुख कारक हैं वो हैं, ये चार हैं। अभिकारक अणुओं की प्रकृति, ठीक है, दूसरा है अभिकारकों की सांद्रता, तीसरा है ताप, और चौथा है उत्प्रेरक की उपस्थिति, ठीक है ना। तो ये चार कारक हैं जो मुख्यतः इसको अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो एक एक आपको समझाते हैं। अभिकारक अणुओं की प्रकृति से क्या मतलब है? तो बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखा कि 2NO, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, O2 गिव्स आउट 2NO2। तो इसमें अभिकारक कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ये दोनों अभिकारक के अणु यहां पर हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम CH4 ले लें और ऑक्सीजन ले लें तो ये बनेगा CO2 प्लस जल, कार्बन, और यहां पर 2H2, बैलेंस भी हो गया। तो आप शायद देख रहे होंगे कि यहां पर दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ये रिएक्शन कुछ और है, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ और है, अभिकारक अणु कोई और है, इसमें कुछ और है। तो इसका भी असर पड़ता है अभिक्रिया की दर पर, ठीक ना, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होने हैं, जो बॉन्ड टूटने हैं, तो अगर देखा जाए तो इसमें जो NO के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो उसका नंबर मान लीजिए इतना है, 3 है। तो 3 बॉन्ड इसमें से ब्रेक करने हैं, लेकिन अगर हम CH4 की बात करें तो इसमें कुल मिला के 4 बॉन्ड ब्रेक करने हैं CH के, ठीक ना। तो एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करना है। हालांकि इन सबका बॉन्ड एनर्जी, जो बंद ऊर्जा होती है, सबकी अलग अलग हो जाती है। तो जब आपको डाटा नहीं पता है, फिर भी इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ये 4 बॉन्ड को जब ब्रेक करना पड़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी। और यहाँ पर रिलेटिवली, यानी अपेक्षाकृत 3 ही बॉन्ड तोड़ने हैं, तो यहाँ पर कम ऊर्जा लगेगी। और ऐसा है भी, सही भी है ये। तो अगर दोनों जगहों पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 बॉन्ड ब्रेक करना है अभिकारक अणु का, और ये चीज दोनों में सेम है। यहाँ भी 2 बॉन्ड है इनके बीच, और यहाँ भी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ तो सेम हो गया मामला, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तो इस अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, यानी ये बहुत मतलब तेजी से होगी, और ये अपेक्षाकृत धीमे होगी, ठीक ना। इसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा। तो अभिक्रिया की प्रकृति बदलने से आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया की दर प्रभावित हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन फास्ट हो गई, ये रिएक्शन स्लो हो गई अपेक्षाकृत, एक दूसरे में अगर हम तुलना करें तो यही मतलब है इसका, इस लाइन का, कि अभिकारक अणुओं की प्रकृति कैसी है, यानी हम अभिक्रिया के लिए किन किन अभिकारक अणुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना, वो भी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें बहुत ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होनी है, बहुत ज्यादा आबंध नहीं टूटने हैं, तो अपेक्षाकृत वो तेजी से होगी, और जिसमें ज्यादा बॉन्ड या मजबूत बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ये है बच्चों पहला टॉपिक या पहला कारक जो इनको प्रभावित कर सकता है, ठीक ना। इसके अलावा अगर देखा जाए नेचर में, तो जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनको हम, इनकी भौतिक अवस्था भी थोड़ा बहुत प्रभावित करती है अभिक्रिया की दर को। जैसे सपोज करिए कि हम हमारे पास क्या है, एक लकड़ी है, ठीक ना, लकड़ी, वुड, ठीक है ना, समझते होंगे आप लोग। तो लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा है, अभी उसको हमने काटा नहीं है। अगर उसको हम ऐसे जलाएं, यानी उसका ऑक्सीडेशन करें, तो बहुत धीरे धीरे वो जलता है, और प्रॉपर उचित ढंग से जलता भी नहीं, यानी उसका ऑक्सीडेशन तेजी के साथ नहीं होता है। ओके, फिर आपने ये सामान्य सा मतलब घटना का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास। अगर मान लीजिए उसी लकड़ी के लट्ठे को, मान लीजिए लकड़ी का लट्ठा था बड़ा सा, ठीक ना, बड़ा सा टुकड़ा है, और ये इसका ऑक्सीडेशन धीमे धीमे हो रहा है। लेकिन अगर इसी को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, इसको फाड़ दिया, तो आप देखते होंगे लकड़ियां अब तेजी से जलने लगी, मतलब उनका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी अभिक्रिया की दर बढ़ गई। कुछ हुआ ऐसा? चलिए अब मान लीजिए इसी को और छोटा करके छील दी, जैसे
जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, जब लकड़ी को मतलब उससे कुछ दरवाजे मेज ये सब बनाते हैं, तो जब वो अपना जो रंगने वाला होता है, लकड़ी को साफ करने वाला, उसको चिकना बनाने वाला जो मशीन होती है उनके पास, जब उसको चलाते हैं तो बहुत पतली पतली सी लकड़ी का छीलन आ जाता है, बहुत उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो आप अगर उसको जलाएं, देखिए वो कितना तेजी से जलती है, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर भौतिक अवस्था या उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन कर देंगे, यानी उनका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तब भी अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो इसको हम नेचर में इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा भौतिक अवस्था का भी प्रभाव पड़ता है कि जो आपके गैसियस फ्यूल हैं, आप देखते होंगे जो गैसें हैं बहुत तेजी के साथ जल जाती हैं, बहुत तेजी से जलती हैं, ठीक ना। लिक्विड थोड़ा धीरे जलता है, और सॉलिड अगर है, ठोस है, तो और धीरे जलता है। तो भौतिक अवस्था से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, परिवर्तित होता है, ठीक ना। और भौतिक स्वरूप से भी चेंजेस आ रहे हैं, मैंने दोनों एग्जांपल दिए, वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे अभिकारक अणुओं की प्रकृति में। ओके, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता पर। तो इस सांद्रता से क्या फर्क पड़ता है? तो अब यहां पर बच्चों, अगर आप टक्कर सिद्धांत को ध्यान में लाएंगे तो आपको ये फैक्ट, ये जो कारक है प्रभावित करने वाला, सेकंड वाला, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता अगर आप बढ़ाते हैं, रिजल्ट में बता दे रहा हूं कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे अपने माइंड में रखेंगे वो समझा देता हूं कि जैसे मैंने कहा था ना कि मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में अभिकारक अणु मौजूद हैं और इन्हीं के मध्य क्या होनी है? अभिक्रिया होनी है, ठीक है। तो यहां पर सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अगर सांद्रता की परिभाषा आपको कई बार मैंने बता दी है, अभी सॉल्यूशन चैप्टर जो पढ़ाया हुआ है आप उसको देख लें, तो उसमें सांद्रता के बारे में बहुत विस्तार से समझाया भी है आपको, ठीक ना। तो फिर से यहां जल्दी से हम बता देते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है या उनके मोलों की संख्या कितनी है। यहां मोल्स की बात होती है, ठीक ना। तो अगर मोल्स ज्यादा हैं तो अणु भी ज्यादा होंगे। तो एकांक आयतन में मान लीजिए अगर 10 अणु हैं और 10 के बजाय आपने 20 कर दिया, तो इसका मतलब आपने सांद्रता बढ़ा दी, ठीक है ना। तो जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पहले यहां पर 10 थे, अब कितने हो गए? मान लीजिए 20 हो गए। तो जब ये 20 आपस में टक्कर करेंगे, जब 10 टक्कर कर रहे थे तो प्रभावी टक्करों की संख्या उसमें कुछ कम रही होगी, ठीक। लेकिन जब आप सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्रभावी, चूंकि टक्कर जब बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये प्रायिकता है, समझिए कि बढ़ जाएगी। ऐसे आप सिंपल कल्पना करिए कि जैसे मान लीजिए एक रूम है, कमरा है, उसमें 2 छात्र या 3 छात्र बैठे हैं, उनको दौड़ा दिया जाए तो शायद उनके बीच टक्कर बहुत कम होगी, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर उसी में 10 बैठा के या 20 बैठा के दौड़ा दिया जाए, कहा जाए दौड़ो इसको, तो अमूमन वो सब एक दूसरे से टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो उनके बीच प्रभावी टक्कर भी की चांसेस बनेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि अगर एकांक आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके मध्य होने वाली प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और जब प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रभावी टक्कर से ही क्या होता है? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अभी समझाया था, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, तो ये फैक्टर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए सांद्रता बढ़ाने से अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ताप की। तो ताप के लिए अभी आपको एक और इक्वेशन भी पढ़ाएंगे आगे चल के इस टॉपिक में, आर्हेनियस समीकरण। लेकिन अभी आपको यहां पर क्यों गुणात्मक रूप से हम आपको समझा देते हैं कि ताप से क्या होगा। तो ताप बढ़ाने से भी क्या होगा? अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक ना। यानी ताप आप बढ़ाएंगे, देखिए शॉर्ट में हम लिखते हैं कि ताप को हमने इंक्रीज किया तो रेट भी क्या हो गया? ये भी इंक्रीज कर गया। आर फॉर रेट, रेट क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। ऐसे आप, और इसी फॉर्म में अगर देखें आप अपना शॉर्ट नोट में ऐसे लिख लीजिएगा जल्दी से याद करने के लिए। तो अगर आपने सांद्रता बढ़ाई तो भी रेट क्या हो गया? बढ़ गया था। वैसे यहां भी हो गया कि जब हमने ताप बढ़ाया तो रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब आप रीजनिंग करेंगे क्यों बढ़ जा रहा है, तो फिर से आप एक बार टक्कर सिद्धांत की सहायता लीजिए।
कि जैसे मैंने उसमें एक बात कही थी कि अभिकारक अणुओं के मध्य जब टक्कर होती है, ठीक ना, यहां बड़ा सा बना देते हैं कि अभिकारक अणु हैं, ये आपस में टक्कर करेंगे तो इनके पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, ठीक ना। और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इनके पास गतिज ऊर्जा का होना जरूरी है, यानी प्रॉपर वेग से टकराएं। तो जब बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो उस पात्र में जितने भी अणु होते हैं अभिकारक के, उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात वो ज्यादा तेजी से गति करने लगते हैं। और जब ज्यादा तेजी से गति करेंगे तो उनके बीच होने वाली टक्कर भी क्या होगी, प्रभावी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ऐसे अणुओं का अंश बढ़ जाएगा जिनके पास संकीर्ण ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा होगी, तो इसलिए अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा रिलेशन है कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनके बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, और प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ताप बढ़ाने से क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक ना। रीजन समझा दिया क्यों ऐसा बढ़ रहा है उनके बीच। अब लास्ट आपका टॉपिक है उत्प्रेरक, इसको बहुत समझना है। तो बच्चों उत्प्रेरक होते क्या हैं, पहले तो ये जानिए कि उत्प्रेरक कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, वो भी कोई मतलब तत्व हो सकता है, कोई यौगिक भी हो सकता है, ठीक ना। तो कह लीजिए कि ऐसे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रायः बढ़ा देते हैं। वैसे तो सही शब्द क्या होगा कि परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका जो प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक का, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए होता है। तो अगर बहुत अच्छे से इनको क्लासिफाई करें हम, तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहे होते हैं उनको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटा रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक ना। तो ये अलग टॉपिक हो गया, लेकिन ज्यादातर इनका जो सेंस लिया जाता है, जो भावार्थ इनका होता है उत्प्रेरक का, वो क्रिया को बढ़ाने के लिए होता है। तो आप यही समझ लीजिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रायः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक क्या हो गए, ये बात समझ में आ गई। फिर से हम एक बार बता दें आपको कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि उत्प्रेरक ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो एक सीधा सा आंसर होगा कि उत्प्रेरक जो होते हैं ये उस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। एक बार फिर से हम वो ग्राफ बना दें, आपको याद दिला दें। जैसे ये था, ये अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा पहले से है, औसत ऊर्जा ये वाली है, ये वाली, और इतना ऊर्जा उनको और प्राप्त करनी है, मतलब इतना उनके पास है, और यहां से इतनी ऊर्जा उनको प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो यही थी संकीर्ण ऊर्जा, ये वाली, ठीक है। ये जो ऊर्जा की वैल्यू है, यानी ये वाला जो मान है, यही है संकीर्ण ऊर्जा। तो ये उत्प्रेरक करते क्या है कि इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को ही कम कर देते हैं, यानी इनकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान घट जाता है, अर्थात अभिक्रिया का एक नया पथ तैयार हो जाता है। तो मान लीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान ये हो गया, ठीक ना, ये वाला मान हो गया। इसको हम EA' से दिखा देते हैं। तो अब बात समझ में आ रही होगी कि उत्प्रेरक ने क्या किया, संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर दिया, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ा देते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हो सकता है ये अणु टक्कर मारें, आपस में टकराएं, और इनको इतनी ऊर्जा ना मिल पाए, ये यहीं तक पहुंच के वापस आ जाएं, क्योंकि यहीं तक अगर पहुंच पाएंगे मतलब इतनी ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे तो ये उत्पाद में नहीं बदल पाएंगे, तो ये अणु रह गया। कुछ अणु यहां तक भी पहुंच गए होंगे, कुछ अणु यहीं पर रह गए होंगे, तो ये सारे अणु अब देखिए ऊर्जा का मान इनका हो गया है, और ये सारे अणु अब क्या कर सकते हैं, उत्पाद में बदल सकते हैं। तो जब संकीर्ण ऊर्जा का मान अभी बताया भी था कि जब कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अणु क्या करेंगे, संक्रेज संकर में बदलेंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे, यानी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो उत्प्रेरक यही काम करते हैं। तो बच्चों जब क्वेश्चन आए कि आखिर उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो सीधा सा बात यही कर देंगे आप,
आंसर लिख देंगे कि उत्प्रेरक उस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, अर्थात अभिक्रिया का एक नया पथ तैयार कर देते हैं, जिससे अभिकारक अणु ज्यादा से ज्यादा अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होने लगते हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है बीच में रिवर, नदी है, ठीक है, और ये है उस पुल, ये ब्रिज बना हुआ है यहां पर, और यहां पर आपका मकान है, मान लीजिए आप ही हैं, ये हाउस है, आपका घर है, और आप यहां पर हैं, ठीक ना, आप यहां पर हैं, ठीक, ओके। तो आपको यहां से यहां जाना है, ओके। तो आपको करना क्या पड़ेगा अभी कि यहां से आप यहां आएंगे, इतनी डिस्टेंस तय करेंगे, और फिर यहां से पुल से होते हुए यहां जाएंगे। आप नहीं, आपकी ऊर्जा ज्यादा लगेगी, क्लियर। तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी अपने आप को कि यहां से चल करके आप यहां तक गए, फिर इतनी दूर गए, ओके। तो इसका मतलब आप धीरे धीरे अपने घर पहुंच पाएंगे, यानी कई चक्कर लगाने पड़े, बहुत स्लो हो जाएगा आपका रेट। लेकिन मान लीजिए एक नाव आ गई यहां पर, ये बोट आ गई। अब इस बोट ने क्या किया कि बोट किनारे पर आई, आपको बैठाया और बैठा के ले जाके तुरंत छोड़ दिया, मतलब इतना हो गया। यानी अब आपको सिर्फ क्या करना है, बोट पर चढ़ना है, उस पर कुछ देर बैठे रहना है और फिर उतरना है, यही ऊर्जा आपकी लगेगी। यानी कहने का मतलब अभिक्रिया का, यानी आपके घर पहुंचने का एक नया रास्ता तैयार हो गया, ठीक ना। तो उत्प्रेरक यही काम कर रहा है, जैसे जो बोट कर रही है वही काम उत्प्रेरक कर रहा है कि ये अभिक्रिया के ऊर्जा रिक्वायरमेंट को, जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसको कम कर देता है, घटा देता है। तो ज्यादा से ज्यादा अणु क्या हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ऊर्जा की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो आप 10 चक्कर लगा सकते हैं। यहाँ से आपको नाव पर बैठना ही तो है सिर्फ। तो यहाँ मान लीजिए कई लोग हैं तो फटाफट फटाफट सब यहाँ पहुंच जाएंगे घर पे आपके, और नहीं तो सबको पहुंचने में टाइम लगता, पहले यहाँ आते इतनी दूर, फिर इसके बाद उतना दूर फिर जाना पड़ता, ठीक ना। तो अभिक्रिया का एक नया रास्ता तैयार हो गया, शॉर्टकट बिल्कुल। और किसने तैयार किया, इस नाव ने, यानी बोट ने। वही काम कैटलिस्ट करता है कि अभिक्रिया का एक नया पथ तैयार हो जाता है, और कौन करता है, वो कैटलिस्ट कर देता है, ठीक ना। तो ये इस तरह से अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो आपको मैंने समझाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक ना। तो इसको बच्चों आप अच्छे से स्टडी करिएगा, और फिर इसके एक एक टॉपिक को और भी डिटेल में बात करनी है, खास करके अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के वेग में। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक गुणात्मक संबंध बता दिया है कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाएगा, लेकिन किस तरह से वो डिपेंड करता है एक मात्रात्मक संबंध, यानी एक क्वांटिटेटिव रिलेशन भी आपको पढ़ना है। तो आगे के टॉपिक्स में हम वही चीज कवर करेंगे, ठीक है ना। इस ताप के बारे में और डिटेल में बात करनी है, ये भी समझाना है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये सारे टॉपिक इसमें हैं जो आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और इसकी स्टडी आप लोग करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।